हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल पे नीट और इंटर की सीरीज़ को स्टार्ट करके एनसीईआरटी सीरीज़, उस सीरीज़ में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट देख लिए, उनकी थ्योरी देख लिया, उनके पीवाईक्यू, उनके एमसीक्यूज कंप्लीट उनको देख लिया, उनका टेस्ट भी कर लिया। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, वो एलिमिनेशन वाला, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड द एलिमिनेशन, वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का 3rd चैप्टर है। उस चैप्टर की भी हमने कुछ क्लासेस, 2-3 क्लासेस हमने देख लिया। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है मिक्चुरेशन का। मिक्चुरेशन पढ़ेंगे हम। देन उसके बाद में हमारा टॉपिक है अदर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, अदर रोल ऑफ ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, कि अदर ऑर्गन्स का रोल क्या हमारे एक्सक्रीशन में, वो देखेंगे। देन उसके बाद में डिसऑर्डर है। मुझे लगता है प्रोबेबली आज की क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल के मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कल की क्लास में हमें 2 टॉपिक देखे थे। एक तो हमने देखा था काउंटर करंट मैकेनिज्म, सीसी मैकेनिज्म कैसे होती है, कैसे हम हमारे यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इसके लिए बहुत ईजी सा बताया था। क्या था, फटाफट से डिवाइस करेंगे कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडलिंग वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है, जिससे क्या होगा कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएंगे। फिर क्या होगा यहाँ पे, इसके साथ में काउंटर करंट में कौन होता है, काउंटर करंट में होता है वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आए हैं वो कहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे, वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब के साथ में एक्सचेंज हो जाएंगे। फिर हमने ये सोचा कि मैम अगर मेडुलरी इंटरस्टिशियम के इलेक्ट्रोलाइट वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब के साथ में एक्सचेंज हो गए तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में तो इलेक्ट्रोलाइट्स है ही नहीं, आयंस है ही नहीं, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ग्रेडियंट को 300 से 1200 तक कैसे मेंटेन करके रखेंगे। तो फिर क्या होता है बच्चों, डिसेंडिंग लिम्ब के साथ में जो आयंस एक्सचेंज होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सचेंज होते हैं वासा रेक्टा की, वही इलेक्ट्रोलाइट्स असेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा से क्या होते हैं वापस से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बनी रहती है। वहीं पे हमने देखा था कि मैम जो हमारी कलेक्टिंग डिस्क होती है उसका कुछ पार्ट यूरिया को क्या करता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ट्रांसफर कर देते हैं। और ये यूरिया हमारी जो ये होती है ना असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडलिंग, इसके थिन पार्ट से क्या करता है, असेंडिंग लिम्ब में एंटर कर जाता है, वापस से असेंडिंग लिम्ब में जाएगा, फिर वापस से डीसीटी में जाएगा, डीसीटी से होता है वो वापस से किस में आ जाएगा, कलेक्टिंग डिस्क में आ जाएगा। ऐसे ही चलता रहता है, यूरिया साइकिल चलता रहता है। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे आपको, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं सीसी मैकेनिज्म से। सीसी मैकेनिज्म से क्वेश्चन ये बन सकता है, पहले तो ये बताओ कि सीसी मैकेनिज्म किस काम में आती है। तो मैं ध्यान रखें कि बच्चों सीसी मैकेनिज्म हमारी यूरिन को क्या करेगी, कॉन्सेंट्रेट करेगी। ओके मैम, हम कितना टाइम तक यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, 4 टाइम तक यूरिन को क्या कर सकते हैं, हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। फिर ये देख रहे कि मैम सीसी मैकेनिज्म किस में चलेगी, सीसी मैकेनिज्म हमारी हैंडलिंग लूप में चलेगी और वासा रेक्टा में चलेगी। फिर मैम सीसी मैकेनिज्म में क्या होता है कि कौन सी हैंडलिंग लूप की कौन सी लिम्ब होती है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करती है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ट्रांसफर करती है, तो वो ध्यान रखना है, असेंडिंग लिम्ब करती है हैंडलिंग लूप की। और मैम कौन सी लिम्ब के साथ में ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब के साथ में हैंडलिंग लूप के सेंडिंग लिम्ब से जो इलेक्ट्रोलाइट्स मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। और वापस से कौन सी लिम्ब जो है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वासा रेक्टा की इलेक्ट्रोलाइट्स को ट्रांसफर करती है, तो वो ध्यान रखना है वासा रेक्टा की सेंडिंग लिम्ब क्या करती है, वापस से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आयन को ट्रांसफर कर देती है। ओके मैम, फिर मैं ये ध्यान रखना है कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में यूरिया कहाँ से आता है, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में यूरिया आता है कलेक्टिंग डक्ट से। और यूरिया कहाँ पे एंटर कर जाता है, यूरिया एंटर कर जाता है, क्या होता है बच्चों कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो यूरिया आता है कलेक्टिंग डक्ट से, वो क्या होता है कि किसके थ्रू, जो हमारी असेंडिंग लूप ऑफ हैंडलिंग होती है उसके थ्रू क्या हो जाता है बच्चों, वापस से चला जाता है कहाँ पे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडलिंग में एंटर कर जाता है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडलिंग से डीसीटी में, और डीसीटी से वापस यहाँ पे बच्चों कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। तो ये बात हमने देखी थी किसके लिए, सीसी मैकेनिज्म के लिए। ये सीसी मैकेनिज्म चलती है। हमसे ये पूछा जाए एनसीईआरटी में मेंशन किया गया कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन को बनाते हैं, तो NaCl और साथ में यूरिया भी करना मांग, NaCl एंड यूरिया दोनों बातें लिखनी है। कितना टाइम यूरिन कॉन्सेंट्रेट होगा, 4 टाइम यूरिन कॉन्सेंट्रेट होगा। हम क्या कर सकते हैं, कौन सी मतलब कौन सी जो पार्ट है नेफ्रॉन का वो काम आता है, तो हैंडलिंग लूप काम आता है, वासा रेक्टा काम आता है, पूरी मैकेनिज्म हमने देख ली। ठीक है, कैसे होती है। देन उसके बाद में हमने देखा था कि हमारा टॉपिक था कि रेगुलेशन कैसे करते हैं हम, हमारी जो किडनी के मैकेनिज्म उसका रेगुलेशन होता है हार्मोनल फीडबैक से। बात एनसीईआरटी में लिखी है, हार्मोन 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो हाइपोथैलेमस ध्यान रखना है, देन हमें क्या ध्यान रखना है, देन हमें जेजे एपेटस ध्यान रखना है, देन हमें क्या ध्यान रखना है, देन हमें ध्यान रखना है हमारा हार्ट। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करेंगे, हाइपोथैलेमस करेगा, हमारा जेजे एपेटस करेगा, और कौन करेगा बच्चों, हमारा हार्ट करेगा। कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले हाइपोथैलेमस का देखते हैं। हाइपोथैलेमस में क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड कम होता है, ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, तो हमारे ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिव होते हैं तो बच्चों ये सिग्नल किसको देते हैं बच्चों, ये सिग्नल देते हैं हमारे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस में क्या करता है बच्चों, हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस बोल दो, एक ही बंदे के 2 नाम है। यहाँ से क्या करता है बच्चों, ये एडीएच को रिलीज करवाता है, और एडीएच का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों, वेसोप्रेसिन। एक ही बंदे के 2 नाम है, एडीएच भी उसी को बोलते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन, और वेसोप्रेसिन भी उसी को बोलते हैं। तो एडीएच क्या करेगा बच्चों, हमारा जो नेफ्रॉन है उसके डिस्टल पार्ट से, लाइक डीसीटी हो गया और कलेक्टिंग डक्ट हो गया, वहाँ से क्या करेगा, वाटर को अब्जॉर्ब करवा देगा। वाटर बढ़ जाएगा हमारे
बॉडी के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करवाएगा, जिससे क्या हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा जीएफआर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या करता है बच्चों, हमारे हम बोल सकते हैं हमारे जीएफआर को मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन, हमारा हाइपोथैलेमस। वैसे ही से वैसोप्रेसिन नाम बोला, तो ये क्या करेगा बच्चों, वैसोप्रेसिन। वैसो का मतलब क्या, वेसल्स, और प्रेसिन का मतलब प्रेस करना, मतलब अगर वेसल्स पहले इतनी थी तो उसको प्रेस करके इतनी कर देगा। इसे वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी बोलते हैं कि वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, सिकोड़ देगा, पिचका देगा, जिससे क्या होगा कि इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हमारी वेसल्स के ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो बच्चों जीएफआर भी बढ़ जाएगा अल्टीमेटली। तो दो तरीकों से क्या करता है एडीएच हमारे जीएफआर को नॉर्मल बनाने के लिए, हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर जो हमारी कमी हो जाती है, हम जो पानी नहीं पीते तो हमारा जीएफआर जो चेंज आ जाता है जीएफआर में, उसे नॉर्मल बनाने के लिए क्या करता है एडीएच ऐसे हेल्प करता है। ठीक है मैम, ये बात हमें ध्यान रखनी है। देन एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि अगर मान लो हमने बहुत सारा पानी पिया हुआ है, पानी बहुत है हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी एक्सेसिव लॉस नहीं हो रहा बॉडी से, हमने बॉटल पानी पी रखे है, तो हमारे जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो कैसे हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे, और जो एडीएच है उसका रिलीज, वो एडीएच रिलीज नहीं होगा, एडीएच सप्रेस हो जाएगा, एडीएच को रिलीज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये क्या होता है, जब हमने बहुत सारा पानी पी रखा है उसके केस में होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में हमने पढ़ा था जेजी एपरेटस में जेजी सेल्स होती है, हमें पता है। और ये जेजी एपरेटस हमने पढ़ा था कैसे बनता है, हमारी जो डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबुलर, जो हमारी एफरेंट आर्टरी कौन सी आर्टरी होती है बच्चों, जो ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके आती है, यहाँ पे इनके कुछ सेल्स मिलकर क्या बनाती है, हमारी जेजी एपरेटस बनाती है। जेजी एपरेटस में जब क्या होगा, जीएफआर कम होगा तो जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएगी, जीएफआर कम होगा तो कौन एक्टिवेट हो जाएगा, जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएगी, और जेजी सेल्स एक्टिवेट होकर क्या रिलीज करेगी बच्चों, रेनिन रिलीज करेगी। रेनिन क्या करता है, रेनिन हमारे ब्लड के अंदर, लीवर जो होता है, हमारा लीवर जो होता है वो हमारे ब्लड के अंदर एक सबस्टांस को छोड़ता है, रिलीज करता है, जिसे बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इस एंजियोटेंसिनोजन को जो लीवर ने ब्लड में छोड़ा, इस एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन किस में चेंज करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट बाद में किस में चेंज होता है बच्चों, फर्दर एंजियोटेंसिन सेकंड में। और ये एंजियोटेंसिन सेकंड बच्चों क्या है, एक वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, और वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर का नाम लेते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर मैम मतलब ये वेसल्स को कॉन्टैक्ट करेगा, तो मैम बच्चों वेसल्स को कॉन्टैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा बच्चों, ये बीपी को बढ़ा देगा, बीपी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा जीएफआर भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या करता है कि जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो हमारे बीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है। वहीं पे ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये काम करता है, हमारी किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड है, हमने पढ़ी थी हार्ट वाले में। इसके दो पार्ट होते हैं, बाहर वाला पार्ट होता है कोर्टेक्स। ये एंजियोटेंसिन सेकंड इस एड्रिनल कोर्टेक्स पे जाके वर्क करता है, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज करवाता है जिसे बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। और ये एल्डोस्टेरोन बच्चों क्या करता है, हमारे नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट्स यानी डीसीटी और कलेक्टेड से क्या कर देगा, Na+ का यानी सोडियम का एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा ब्लड के अंदर तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो बच्चों हमारा जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से एंजियोटेंसिन सेकंड के भी दो काम है, खुद एक वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, एडीएच भी एक वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, एडीएच भी वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और ये एंजियोटेंसिन सेकंड एल्डोस्टेरोन को एक्टिव करता है। एल्डोस्टेरोन हमारे डिस्टल पार्ट पे जाके किसको, सोडियम और वाटर दोनों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एडीएच ने सोडियम के एब्जॉर्प्शन को नहीं बढ़ाया, बट एल्डोस्टेरोन ने सोडियम के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाया। तो यहाँ पे इन दोनों मैकेनिज्म से हमने क्या किया बच्चों, हमारे जो जीएफआर में चेंजेस आए थे, अगर कम हुआ था तो हमने उसे बढ़ा लिया, उसे नॉर्मल कंडीशन में ले आए। वहीं पे आता है कि बच्चों हम ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा रहे तो कहीं पे हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो जाए। इन मैकेनिज्म पे ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होते हैं इसे बोलते हैं रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को रास मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो इस रास मैकेनिज्म पे कंट्रोल करने के लिए, इसे चेक आउट करने के लिए हम एक अलग मैकेनिज्म बोलते हैं जिसे बोलते हैं एएनएफ मैकेनिज्म, एट्रियल नेट्रोटिक फैक्टर मैकेनिज्म। ये जो एएनएफ मैकेनिज्म है ये कौन शो करता है बच्चों, हमारा हार्ट शो करता है। हार्ट के जो एट्रिया है बच्चों वो क्या करेंगे, एक फैक्टर रिलीज करते हैं जिसे बोलते हैं एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर। और ये एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर कब रिलीज होता है, जब हमारा बीपी बढ़ जाता है तो हार्ट के एट्रिया क्या करते हैं, एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर को रिलीज करते हैं, और एएनएफ क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। ये वेजो डायलेटर है, ये बात हमें जाननी है। एएनएफ एक टाइप का वेजो डायलेटर, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स जो पहले इतनी थी फिर वो डायलेट हो कितनी हो जाती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस पर चेकआउट करने के लिए बच्चों कौन सी मैकेनिज्म है, एएनएफ मैकेनिज्म है। आई होप आपको जो रेगुलेशन है वो किडनी का समझ में आएगा। 10 मिनट लगा दिए मैंने आपको, बट खराब नहीं बच्चों, खुद ने आपने मैंने बोला ना, जब मैं बोलती हूँ तो खुद भी मेरे साथ साथ में बोला करो, आंखें बंद करके रिवाइज किया करो। तो आपके सामने एनसीईआरटी की भी हर एक लाइन जानी चाहिए कि जिससे हमें पता चलेगा मैम हमें रिवाइज हो रहा है, हमें याद हो रहा है, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आप में कि इस बच्चों में आता है। ना अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं मिच्योरेशन। देखो मिच्योरेशन क्या होता है, सारे बोलेंगे जय माता दी और सब बोलो एनसीईआरटी माता की जय, कि ये एनसीईआरटी माता जो हमारे माइंड में सेट हो जाए, फिक्स हो जाए, जिससे हम नीट में एक अच्छे स्कोर से मतलब पास हों और एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज हमें मिले, जो गोल हमने डिसाइड किया, जो हम चाहते हैं कि हमें इस मेडिकल कॉलेज में जाना है। बच्चे हर सोचते हैं ना कि मुझे एम्स में जाना है, एम्स दिल्ली में जाना है, एम्स ऋषिकेश में जाना है, इस कॉलेज में जहाँ पे भी आप चाहते हो वहाँ पे आपका सिलेक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों मिच्योरेशन।
देखो क्या लिखा हुआ है, यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरिड आउट द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो हमने किडनी का ही देखा था, किडनी एक पेयर में होती है, यस मैम इतना तुम्हें पता है। यूरेटर एक पेयर में होती है, यस मैम यूरेटर होते हैं। देन यूरिनरी ब्लैडर एक ही होता है, और देन एक क्या होता है, यूरिथ्रा होता है। देखो किडनी से यहाँ पे क्या बना, सूसू बना, किडनी से यहाँ पे नेफ्रॉन के सूसू बन गया, यूरिन बन गया, और ये यूरिन यूरेटर से आया, यूरेटर से कहाँ पे स्टोर होगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। और कैसा होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है। या फिर इसके लिए एनसीईआरटी कोई लाइन लिखी है क्या, टेम्परेरी स्टोर होता है। ऐसे नहीं कि हम इसको स्टोर करके रखेंगे, कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। जब हमें सूसू जाना होता है तो हम क्या कर देते हैं, फिर हम सूसू इसको क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को क्या करते हैं, बाहर पास आउट कर देते हैं हमारी बॉडी से। तो यही बात एनसीईआरटी लिखी हुई है कि देखो क्या लिखा हुआ है, वापस से पढ़ते हैं। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स, यस बच्चों यूरिन नेफ्रॉन में बना, इज अल्टीमेटली कैरिड आउट द यूरिनरी ब्लैडर, जो कहाँ तक लेके आते हैं हम, यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आते हैं। वेयर इट इज स्टोर, वहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है। कब तक स्टोर रहता है, जब तक हम इसे वॉलंटरी सिग्नल नहीं देते। गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी ध्यान रखता है कि इससे ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारा सिग्नल देता है हमें कि अब हमें हमारी बॉडी से सूसू को बाहर निकालना है, यूरिन को पास आउट करना हमारी बॉडी से, उससे बोलते हैं सीएनएस। सीएनएस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो वो हमारी बॉडी को सिग्नल देता है। कौन सा सिग्नल होता है, वॉलंटरी सिग्नल होता है। वॉलंटरी सिग्नल का मतलब ये कि बच्चों आप अपनी मर्जी से क्या करते हो, सूसू जाते हो। मान लो आपकी क्लास चल रही है, ठीक है, आप क्लास में बैठे हो, लेक्चर चल रहा है, टीचर आपको सामने पढ़ा रहा है, अब आपको वॉशरूम जाना है, आपको यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर पास आउट करना है। तो अगर लेक्चर चल रहा है, टीचर पता है खड़ूस है, बीच में नहीं जाने देगा, तो आप कुछ टाइम के लिए क्या करते हो कि बैठे रहते हो आराम से, कि नहीं जैसे ही लेक्चर ऑफ होगा तब जाके आएंगे। तो ऐसे तो नहीं कि आपको जैसे ही सिग्नल मिला कि आपको यूरिनरी ब्लैडर भर गया तो आपको ऐसे सिग्नल आते हैं सीएनएस से कि अब आपको सूसू आपकी बॉडी से बाहर आउट करना चाहिए, मैच्योरेशन की प्रोसेस होनी चाहिए। बट कुछ टाइम के लिए आप रोक सकते हो उसे। ऐसे नहीं है कि अब रिलीज, अब सिग्नल मिला तो हाथों हाथ वहीं पे बैठे बैठे क्लास के अंदर ही रिलीज कर दिया, पैंट के अंदर ही, ऐसा नहीं होता ना। वॉलंटरी सिग्नल है, हमें सिग्नल मिल गया कि हमें अब सूसू को पास आउट करना चाहिए हमारी बॉडी से। तो अगर लेक्चर चल रहा है, टीचर बाहर नहीं जाने दे रहा है, 5-10 मिनट का वेट किया तो हम कर सकते हैं। हमारी वॉलंटरी कंट्रोल में ये कि हमें अब सूसू को बाहर निकालना है अपनी बॉडी से, ठीक है। तो ये सिग्नल होता है, कौन देते हैं, सीएनएस देते हैं, ठीक है मैम। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्टेंचिक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फ्लूइड विद यूरिन। देखो क्या होता है, मैं बता देती हूँ। ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, बच्चों ये क्या हमारा यूरिनरी ब्लैडर। मैं यूरिनरी ब्लैडर बना रही हूँ, सारी किडनी और वो नहीं बना, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। आपको पता चल गया, इसको मार्क कर देती हूँ, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है बच्चों। अब चलो यूरेटर बना लेते हैं। यहाँ ये क्या आ गई, यूरेटर आ गई, ये क्या गई, यूरेटर आ गई। यूरेटर से क्या आया, सूसू आया, सूसू आया, सूसू आया, यूरिन फिल हो गया हमारे यूरिन ब्लैडर के अंदर, ये पूरा फिल हो चुका है। और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसकी वॉल पे यहाँ पे ऐसे क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर क्या होता है, ये होता है स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर। अब देखो क्या होता है, आप इमेजिन करो कि आपके पास में एक बैलून है, बैलून के अंदर पानी भरे जा रहे हो, तो जो बैलून की वॉल होती है तो वो स्ट्रेच होती है ना, वो बैलून पहले ऐसे होता है, बैलून पहले ऐसे होता है, ऐसे होता है। फिर वो जब आप उसके अंदर पानी भरते हो तो वो फूल कैसे हो जाते हो, फूल कैसे हो जाता है, तो क्या हो गया, वो स्ट्रेच हो गया, उसकी मेम्ब्रेन स्ट्रेच होगी, बैलून की जो वॉल थी। ऐसे करते जो हमारे यूरिन ब्लैडर होता है, जब इसके अंदर यूरिन फिल होता है, जब ये फिल हो जाता है तो इसके ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर की वॉल स्ट्रेच होगी। अगर ये पहले ऐसे था तो ये फूल कैसे हो जाएगा, ये फुल कैसे हो गया, तो इसकी वॉल क्या होगी, स्ट्रेच होगी। स्ट्रेच हुई तो इसके वॉल के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं कि अब ब्लैडर के अंदर यूरिन आ चुका है, यूरिन ब्लैडर के अंदर यूरिन आ चुका है, इसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना है। जैसे ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, ये सिग्नल देते हैं किसको, सीएनएस को सिग्नल देते हैं। सीएनएस इस सिग्नल को पढ़ता है कि क्या मैसेज लेके आए, तो मैसेज लेके आए कि यूरिन ब्लैडर भर गया, इसे यूरिन को बाहर बॉडी से बाहर रिलीज आउट करना है, ठीक है। फिर सीएनएस उसको पढ़ता है कि अच्छा स्ट्रेच रिसेप्टर ये बोल रहे हैं कि वॉल भर चुकी है, यूरिन ब्लैडर की वॉल स्ट्रेच हो गई, इसमें यूरिन आ गया, अब इसे बाहर करना है। तो वापिस से सीएनएस क्या कहते हैं, एक मोटर सिग्नल भेजते हैं। जो सिग्नल सीएनएस वापिस से हमारे ऑर्गन को भेजते हैं उसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन की हेल्प से मोटर सिग्नल आता है, हम पढ़ेंगे पूरा न्यूरॉन वाले चैप्टर में, तो इसे बोलते हैं मोटर सिग्नल। और ये सिग्नल होता भी कैसे, वॉलंटरी कि हम सीएनएस हमें हमारी मर्जी से बोलते हैं कि अब आपका ब्लैडर भर चुका है, अब आप यूरिन को पास आउट कर सकते हो, अब आपकी मर्जी है, अभी करना है तो भी कर दो, थोड़ी देर रुके करें तो थोड़ी देर रुके कर देना, बट आपका यूरिन ब्लैडर फिल हो चुका है। तो मोटर सिग्नल देता है वापिस से यूरिन ब्लैडर को, कौन, सीएनएस। फिर यूरिन ब्लैडर देखते हैं कि क्या सिग्नल आया, सिग्नल ये आया कि हमारा ये फिल हो चुका हूँ मैं, अब मुझे बाहर यूरिन को बाहर निकालना चाहिए। तो फिर क्या होता है, कैसे बाहर निकलता है, देखो नेक्स्ट पेज पे बना देती हूँ, ये हमारा यूरिन ब्लैडर है, ठीक है। सीएनएस से सिग्नल आया, कौन सा सिग्नल, मोटर सिग्नल बना रही हूँ, ओनली मोटर सिग्नल आया, वो भी कैसा, वॉलंटरी है, ठीक है। यहाँ पे सीएनएस है, सीएनएस ने सिग्नल दिया, अब ये इसमें यूरिन भर गया, तो क्या प्रोसेस क्या होती है, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जो है बच्चों, वो तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये हमारा जो यूरिथ्रा है, यहाँ पे क्या होता है, स्फिंक्टर, वो क्या होगा, रिलैक्स होगा।
अब देखो मान लो ये बैलून है, ठीक है, ये बैलून है, ये बैलून की डक्ट होगी जहाँ से इसमें पानी है, तो बैलून की शेप कुछ ऐसी होती है, आपको पता होगा। तो अगर मुझे इसमें से पानी को बाहर निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इस बैलून को तो पिचकाऊंगी, बैलून को पिचका कैसे कर दूंगी। और ये जो यूरिथ यहाँ पे, ये जो इसकी डक्ट है ना बैलून की, जो पाइप्स है यहाँ पे, ये क्या होगी, ऐसे चौड़ी हो जाएगी, रिलीज आउट होगी, रिलैक्स होगी, जिससे क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। आपको भी करके देखना, ये आगे से ऐसे चौड़ी होती है, जब इसे पानी बाहर निकलता है ये रिलैक्स हो जाती है। तो ऐसे ही सेम मैकेनिज्म हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होती है। हमारी यूरिनरी ब्लैडर तो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा बच्चों, और हमारे यहाँ पे जो स्फिंक्टर लगा हुआ है वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, जिससे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारी बॉडी से यूरिन पास आउट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों मिच्यूरेशन। यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करने की प्रोसेस बच्चों क्या कहलाती है, मिच्यूरेशन कहलाती है। आई होप आपको समझ में आएगा, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं, बहुत ईजी है। देखो मैं आपको एनसीईआरटी से करवा देती हूँ। देखो अब सबने अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर रखी है ना, नहीं कर रखी तो कर लो, मैं आपको कहना भूल गई थी आज, अपने अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो बच्चों। देखो फटाफट, बहुत ईजी सा टॉपिक और इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, फटाफट से रीड आउट कर लेते हैं। देखो यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरी टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय सीएनएस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। जब तक हमें वॉलंटरी सिग्नल मिलता है तब तक हम क्या कर सकते हैं, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को स्टोर करके रख सकते हैं। और ये सिग्नल कौन सा पार्ट देता है बच्चों, ब्रेन का सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देते हैं। ठीक है मैम, दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद यूरिन। स्ट्रेच होगा यूरिनरी ब्लैडर की, वो स्ट्रेच होगी जब ये क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है मैम, in response the stretch receptor on this walls the bladder sends signals to the signal CNS। अब स्ट्रेच रिसेप्टर लगे हुए यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पे, जैसे यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हुआ तो स्ट्रेच रिसेप्टर ने वो सिग्नल क्या कर दी, किसको भेज दिया, सीएनएस को भेज दिए कि भाई अब हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल हो चुका है। द सीएनएस पासिस ऑन मोटर मैसेज। फिर सीएनएस वापस कौन सा मैसेज भेजेगा, मोटर मैसेज भेजेगा, वो भी कैसा होगा, वॉलंटरी होगा। मैंने आपको बताया ना, सीएनएस जो मैसेज भेजता है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू भेजता है, तो उससे क्या बोलेंगे, मोटर मैसेज बोल देंगे। देखो देखो फटाफट से देखो, फिर क्या लिखा हुआ है, CNS passes the motor message to initiate the contraction of smooth muscles of the bladder। ब्लैडर का क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा, और मसल्स कैसे आप ध्यान रखोगे, स्मूथ मसल्स है। ओके मैम, इसे मार्क कर लो, कौन सी मसल्स है बच्चों, स्मूथ मसल्स है। एंड द साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिथ्रल स्फिंक्टर। और मैंने बताया था जिस टाइम पे यूरिनरी ब्लैडर हमारा कॉन्टैक्ट करेगा उसी टाइम पे हमारा जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो क्या करेगा बच्चों, रिलैक्स करेगा। ओके मैम, कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। इससे क्या हो जाएगा बच्चों, यूरिन हमारी बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है मैम, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिच्यूरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड द मिच्यूरेशन रिफ्लेक्स। ये जो प्रोसेस है बच्चों यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर रिलीज आउट करने की, इसे तो बोलेंगे मिच्यूरेशन। और इसके लिए जो न्यूरल मैकेनिज्म काम आई है, जो सीएनएस ने हमें क्या भेजा है, मैसेज भेजा है, जो न्यूरल मैकेनिज्म काम आई है बच्चों, उसे बोलते हैं मिच्यूरेशन रिफ्लेक्स। ध्यान आ गया, कोई हार्ड नहीं है। मिच्यूरेशन प्रोसेस और न्यूरल नर्वस सिस्टम ने जो न्यूरल सिग्नल हमें मिले, न्यूरल मैकेनिज्म जो इसमें इन्वॉल्व हुई है, उसे क्या बोलते हैं, मिच्यूरेशन रिफ्लेक्स बोल दिया। एंड अडल्ट, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मिच्यूरेशन का प्रोसेस खत्म हो गया। अब हम यूरिन के बारे में कुछ देखें कि यूरिन का कलर कैसे होता है, यूरिन में कितना ग्राम यूरिया होता है, यूरिन का स्मेल कैसा होता है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मिच्यूरेशन की प्रोसेस खत्म होती है, मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। ये तो हम पहले भी देख चुके, कितना यूरिन हम पास आउट करते हैं, 1.5 लीटर, या फिर 1 से लेकर 1.5 लीटर तक यूरिन एक दिन के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी से पास आउट कर देते हैं। द यूरिन फॉर्म्ड इज लाइट येलो कलर्ड watery fluid which is slightly acidic pH 6 and has a characteristic odor। देखो एक तो इसकी pH ध्यान में, स्लाइटली एसिडिक है, कितना pH 6 है। कलर ध्यान में, लाइट येलो कलर का होता है। ठीक है, वाटरी फ्लूइड है, इसमें क्या होता है, पानी होता है। और इसकी करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। स्मेल कैसी होती है, इसकी करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीट आउट पर डे। कितना यूरिया हम एक्सक्रीट आउट करते हैं बच्चों पर डे, 25 से 30 ग्राम यूरिया। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। अगर देखो मान लो हमारे यूरिन का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट हो रहा है, तो हमें मान लो कोई बीमारी हो सकती है। देखो मान लो जैसे हमारा pH 6 है, अगर pH में कुछ गड़बड़ आ रही है, कई बार क्या होता है कि हमारे यूरिन के अंदर वो आने लग जाती है, क्या बोलते हैं उन्हें, ग्लूकोज आने लग जाता है। तो वो कंडीशन होती है कि जब हमें शुगर हो रखा है, तो हम अभी देखेंगे इसमें लिखा हुआ है। तो अगर हमारी जो करेक्टरिस्टिक कंडीशंस है यूरिन की, अगर उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ वैरायटी आ रही है, तो क्या हो सकता है, हम सोच सकते हैं कि हमें कोई डिजीज़ हो चुकी है। ये हमारा डायग्नोस्टिक हेल्प में क्या करता है, यूरिन टेस्ट करवाते हैं ना, तो इसलिए करवाते हैं कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है यूरिन टेस्ट। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। क्या हो सकता है, या फिर तो कोई किडनी में खराबी होगी, माल फंक्शनिंग हो रही है किडनी की, या फिर क्या होता है हमें कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हम यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे क्लिनिकल डायग्नोसिस में हमारी हेल्प होती है। ओके मैम,
फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज जिसे बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडीज कीटोन यूरिया इस यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस वही कंडीशन होती है जब डायबिटीज हो गया, उस कंडीशन में डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में क्या होता है, अब डायबिटीज भी होता है तो डायबिटीज मेलाइटस होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन ध्यान रखनी है जब हमारी यूरिन के अंदर क्या है ग्लूकोज है तो उसे बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया। क्वेश्चन PYQ है, ये लाइन जो है ये बच्चों लाइन PYQ है। डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन बताओ क्या इंडिकेट होता है, तो ग्लाइकोसूरिया का यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस होना और यूरिन में कीटोन बॉडी की प्रेजेंस है तो कीटोन यूरिया का, और ये PYQ आपको ध्यान रखना है। अब फटाफट से आंखें बंद करेंगे, मेरे साथ में मैच्योरेशन की प्रोसेस को वापस से बोलेंगे। देखो मैच्योरेशन हमने पढ़ा मैम, तो मैच्योरेशन में एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो नेफ्रॉन के अंदर हमारा सुसु बनता है वो यूरेटर के तुम्हारी यूरिन ब्लैडर के अंदर आ जाता है, और यूरिन ब्लैडर के अंदर हम कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी स्टोर करके रखते हैं जब तक हमें इसे वॉलंटरी सिग्नल ना मिले CNS से। कौन देते हैं, CNS सिग्नल देते हैं। जैसे ही हमारे यूरिन ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल स्ट्रेच होती है, वॉल पे स्ट्रेच एक्सेप्ट होते हैं जो सिग्नल भेजते हैं CNS को, फिर CNS से वापस से मोटर सिग्नल भेजता है किसको, हमारे यूरिन ब्लैडर को, जिससे यूरिन ब्लैडर तो कॉन्टैक्ट होता है, वहीं पे जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स आउट होता है, जिससे क्या होता है बच्चों जो यूरिन है वो हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। यूरिन का बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होने की प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाती है, और इसके अंदर जो न्यूरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुई है उसे मैच्योरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ऑन एन एवरेज पर डे हम कितना सुसु बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से, 1 से 1.5 लीटर तक। इसकी स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है इसका, एक इसका लाइट येलो कलर होता है, इस वाटरी फ्लूइड इसमें पानी होगा, इसकी pH स्लाइटली एसिडिक होती है, 6 होती है। पर डे 25 से 30 ग्राम यूरिया क्या करते हैं बॉडी से बाहर निकालते हैं। अगर इस यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में कुछ डिफरेंस आ रहा है, कुछ वैरायटी आ रही है, तो हो सकता है हमें कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या फिर हमारी किडनी माल फंक्शनिंग हो, हमारी किडनी ढंग से काम नहीं करी हो, इसलिए इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी ने एक डायबिटीज मेलाइटिस का एग्जांपल दिया हुआ है। डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन में आपकी यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस होती है जिसे बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया, और कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस होती है जिसे बोलेंगे कीटोन यूरिया, और ये आपका PYQ है। यहाँ पे आपका बच्चों मैच्योरेशन होता है खत्म। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। देखो अभी तक हमने किडनी का रोल देख लिया, किडनी कैसे हमारी बॉडी से यूरिया को बाहर निकालती है, कैसे हम यूरिन बनाते हैं, वो सब कुछ हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि अदर ऑर्गन्स का हमारे एक्सक्रीशन में क्या रोल है। देखो अदर देन द किडनी लंग्स लीवर एंड स्किन ऑल्सो हेल्प इन एनिमिलेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। अब ध्यान रखना किडनी के अलावा 3 ऑर्गन दिए, लंग्स दिए हुए, लीवर दिए और स्किन दी हुई है। ये 3 चीज़ ध्यान रखो, लंग्स लीवर 2 तो L से स्टार्ट हो रहे हैं, लंग्स लीवर और स्किन, ये भी क्या करते हैं हमारी बॉडी से एलिमिनेशन करने में, एक्सक्रीट आउट करने में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हेल्प करते हैं। ठीक है मैम, देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लंग्स के बारे में देखते हैं, लंग्स कैसे हेल्प करते हैं। शिट, देखो our lungs remove large amount of CO2 approximately 200 मिलीलीटर पर मिनट एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे। अब देखो एक बात ध्यान रखने की, हमें पता है कि CO2 हमारी बॉडी के लिए बच्चों कहते हैं पॉइजनस होती है, हार्मफुल होती है। तो CO2 हम जब ब्रीथ आउट करते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर निकालती है। हम पूरा रिप्रोडक्शन ही रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो वहीं पे लंग्स क्या करते हैं बच्चों, CO2 को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को। कितना निकालते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है, अमाउंट ध्यान रखिए 200 मिलीलीटर पर मिनट। 200 मिलीलीटर पर मिनट क्या करते हैं हम, हमारा क्या करते हैं CO2 को बाहर निकालते हैं। साथ में बच्चों सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में वाटर भी बाहर निकलता है। अब ये कोई बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ के जाएगा एनसीईआरटी तो वो इसमें गड़बड़ करके आएगा, वो सिर्फ CO2 को मार्क करके आएगा, बट एनसीईआरटी ने बोला बच्चों सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरीडे, इसको मार्क करोगे, हाईलाइट कर लोगे। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, ये PYQ के ध्यान में हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर होती है। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी सीक्रेट द बाइल कंटेनिंग सबस्टेंस लाइक, ये क्या करता है बच्चों, बाइल को सीक्रेट करता है। इसमें क्या सबस्टेंस होते हैं, बिलीरुबिन होगा, बिलीवर्टिन होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स। मोस्ट ऑफ दीज सबस्टेंस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। और ये क्या करते हैं, जब हमारी पोटी जाती है हम डाइजेस्टिव वेस्ट बाहर निकालते हैं तो उसके साथ में क्या करते हैं बच्चों, हम हमारी बॉडी से इनको बाहर निकाल देते हैं, किसको, बिलीरुबिन को, बिलीवर्टिन को, कुछ विटामिन, कुछ ड्रग्स, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स और कोलेस्ट्रॉल। आंखें बंद करके बोलेंगे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। बाइल में बिलीरुबिन है, बिलीवर्टिन है, कोलेस्ट्रॉल है, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन है, विटामिन एंड ड्रग्स है। 6 चीज़ें ध्यान रखनी है। इनको क्या करते हैं हम डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ में क्या करते थे, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जिस पोटी के साथ में हम बॉडी से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ओके मैम, लीवर का हो गया, लंग्स का हो गया। अब आएगी बारी किसकी, स्किन की। देखो स्किन के बारे में क्या ध्यान रखना है। The sweat and sebaceous gland in the skin can eliminate certain substance through their secretions. स्वेट हो गया बच्चों पसीना, सिबेशियस ग्लैंड होगी हमारे कान में, जैसे नहीं होता मैल आ जाता है, तो सिबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड मिलकर क्या करते हैं हमारी बॉडी से कुछ हम बोल सकते हैं सबस्टेंस को सीक्रेट आउट करने में, बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड, स्वेट कौन सी ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा, स्वेट ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा। ओके मैम,
इज वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl, ये वाटरी फ्लूइड होता है, इसमें पानी होता है, ओके मैम। कंटेनिंग NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, 4 चीज़ें मिलेगी, वाटर मिलेगा, लैक्टिक एसिड मिलेगा, यूरिया मिलेगा और क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, ठीक है मैम। थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज फैसिलिटेटिंग ए कूलिंग इफेक्ट ऑन अवर बॉडी सरफेस, इट ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द सम वेस्ट मेंशन अबव। वैसे तो मेन फंक्शन है बच्चों, प्राइमरी फंक्शन अगर हमसे पूछे स्वेट का, क्या हमारी बॉडी को कूलिंग करना, हमारी बॉडी को ठंडा करना, इसका मेन फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन प्राइमरी फंक्शन है, क्योंकि जब पसीना आता है तो पसीना जब क्या होगा, उड़ेगा, इवेपोराइज होगा, तो हमारी बॉडी कैसे हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी। इसी तो गर्मी में पसीना आता है, वो बॉडी से इवेपोराइज होता है, भाप बन के ऊपर उठते हैं, तो हमें क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। तो मेन फंक्शन तो हमारी बॉडी को कूल आउट करना है। बट सेकेंडरी फंक्शन क्या हो सकता है कि NaCl को, कुछ अमाउंट में यूरिया को, लैक्टिक एसिड और वाटर से भी, ये जो एक्टिव प्रोडक्ट है इनको भी बॉडी से क्या कहते हैं, बाहर एलिमिनेट करते हैं, ठीक है मैम। Sebaceous gland eliminates certain substance like sterols, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सीज थ्रू सीबम। सीबम के थ्रू किसको रिलीज करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आ जाएंगे, स्टीरोल्स आ जाएंगे एंड वैक्सीज आ जाएगा। 3 चीजें हैं, वैक्सीज है, स्टीरोल्स है और हाइड्रोकार्बन्स है, ओके मैम। दीज सिक्रेशन प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव ऑयल कवरिंग ऑफ द स्किन, और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग कवरिंग बना देते हैं स्किन के ऊपर, ऑयल कवरिंग बना देते हैं, ठीक है मैम, इतना तो पड़ता ही हमें। डू यू नो द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेट थ्रू द सलाइवा टू। अब बताओ सलाइवा से क्या रिलीज होता है, तो सलाइवा से स्मॉल अमाउंट में यूरिया रिलीज होता है। आप यहाँ पे लिख लो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे हमसे, तो सलाइवा स्मॉल अमाउंट में, थोड़ी सी अमाउंट में क्या रिलीज करती है बच्चों, यूरिया रिलीज करती है। तो सलाइवा का भी क्या है रोल है हमारी बॉडी से, कुछ मात्रा में कुछ सबस्टांस को एक्सक्रीट आउट करने में। फटाफट से आंखें बंद करके मेरे साथ में बोलेंगे मैम, हमने टॉपिक स्टार्ट किया अदर रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। अदर ऑर्गन्स का रोल क्या है, हमें 3 ऑर्गन्स पढ़ने के किडनी के अलावा लीवर को पढ़ना है, लंग्स को पढ़ना है और स्किन को पढ़ना है। सबसे पहले हम बच्चों को क्या पढ़ेंगे, लंग को पढ़ेंगे। सॉरी, लंग क्या करता है, हमारी बॉडी से बहुत सारी मात्रा में क्या करता है, CO2 को बाहर निकालता है। कितनी निकालता है, 200 मिलीलीटर पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 200 मिलीलीटर CO2 को बाहर निकाल देता है, और साथ में सिग्निफिकेंट अमाउंट में वाटर को भी बाहर निकालते हैं। ये बात भूलोगे नहीं, यहाँ पे हमारा लंग खत्म होता है। फिर एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि जो लीवर है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ओके मैम। लीवर में क्या बनता है बच्चों, बाइल बनता है। बाइल में क्या क्या होता है, बिलीरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है, 6 चीज होती है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स। इनको क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ, पोटी के साथ में क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। फिर बारी आती है बच्चों किसकी, स्किन की। स्किन की क्या कर, ये ना, इतना ही था ना, हाँ ठीक है, इतना ही था। फिर बच्चों बारी आती है किसकी, स्किन की। स्किन में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो हमें मिलेगी सेबेशियस ग्लैंड, एक मिलेगी हमें स्वेट ग्लैंड। स्वेट बाहर निकालेंगे, स्वेट ग्लैंड से निकलेगा, सेबेशियस ग्लैंड से हम सीबम बाहर निकालते हैं। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं स्वेट को। स्वेट में 4 चीज़ें ध्यान रखनी है, वाटर होगा, लैक्टिक एसिड होगा, स्मॉल अमाउंट में यूरिया होगा और क्या होगा, NaCl होगा। नमक होगा, पानी होगा, स्मॉल अमाउंट में यूरिया होगा, लैक्टिक एसिड होगा। ये चारों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, हमारी मैम स्वेट बनाती है। स्वेट ग्लैंड रिलीज करती है। इसका मेन फंक्शन तो क्या बच्चों, बॉडी को कूल आउट करना है। बट कुछ ये जो यूरिया हो गया, NaCl हो गया, इनको भी क्या करती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है। इसका सेकेंडरी फंक्शन हो गया वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है मैम। यहाँ पे हमारी स्वेट ग्लैंड कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद में आती है सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड बच्चों क्या करेगी, सीबम को रिलीज करेगी। सीबम में क्या क्या होगा, स्टेरॉइड हार्मोन, स्टीरोल्स होगा, हाइड्रोकार्बन होगी, वैक्सीज होगी। 3 चीज़ क्या होगा, स्टीरोल होगा, वैक्सीज होगी और क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होंगे। ये क्या होती है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, सीबम बनाते हैं। और सीबम क्या करता है बच्चों, ये जो सेबेशियस ग्लैंड होती है वो हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, ऑयल के प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देती है। और कुछ मात्रा में हमें ये बताना है कि सलाइवा कैसे हेल्प करता है हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन में। तो सलाइवा कुछ मात्रा में यूरिया को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। आई होप अगर मिक्चुरेशन और रोल ऑफ एक्सक्रीशन इन अदर ऑर्गन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इनमें से कोई भी गलती नहीं करके आओगे। एक भी लाइन एनसीईआरटी की, एक भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो, ठीक है। फटाफट से हमारा लास्ट टॉपिक बच गया, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे। डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर। देखो, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इन ए कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया। अब देखो फर्स्ट डिसऑर्डर यही मिल गया कि अगर हमारी किडनी बच्चों सही से काम नहीं कर रही है, माल फंक्शनिंग होगी किडनी की, तो हमारे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा यूरिया का ब्लड के अंदर। यूरिया के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन होना किस कंडीशन में, जब हमारी किडनी सही से काम नहीं कर रही हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, यूरेमिया बोलते हैं। अगर आप जाए यूरेमिया क्या होता है, तो यूरिया का ब्लड के अंदर एक्यूमुलेशन होना क्या कहते हैं, यूरेमिया कहलाता है। किडनी के माल फंक्शनिंग की वजह से आप इसे क्या करोगे, हाईलाइट करोगे। विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर। अब ये देखो यूरिया जमा हो गया ना ब्लड के अंदर, तो ये इससे क्या होता है, किडनी फेलियर होता है। ये क्या होता है, हार्मफुल होता है हमारी किडनी के लिए, ठीक है मैम। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। अगर किडनी ढंग से काम नहीं करी, हमें यूरिया को बाहर निकालना है, तो हम क्या करवाते हैं बच्चों, हीमोडायलिसिस करवाते हैं। आर्टिफिशियली क्या करते हैं, बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं। कैसे, देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू द डायलाइसिसिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। देखो हमने क्या किया, आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाला,
मैं बता देती हूँ। आर्टरी से, ये बच्चों हमारी आर्टरी है, आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाला। इस ब्लड को हम डालते हैं, क्या होती है, आर्टिफिशियल किडनी होती है। ऐसे मान लो किडनी बना ली, यहाँ पे क्या होती है, आर्टिफिशियल किडनी होती है। ऐसे यहाँ पे क्या आर्टिफिशियल किडनी है, आर्टिफिशियल किडनी। इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे एक ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं सेलोफोन ट्यूब। यहाँ पे ऐसे एक ट्यूब होती है बच्चों जिसे बोलते हैं सेलोफोन ट्यूब। उसके अंदर क्या करते हैं, इस ब्लड को डाल देते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं, इस ब्लड को डालते हैं। उसके अंदर क्या मिलाते हैं, एंटी हिपेरिन। एंटी हिपेरिन, अब बताओ हिपेरिन क्या होता है बच्चों। हिपेरिन ब्लड को क्लॉट करने से बचाता है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बह है तो क्या ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है? नहीं मैम, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हिपेरिन होता है। हिपेरिन क्या करता है बच्चों, ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। यहाँ पे एंटी हिपेरिन डालेंगे, हिपेरिन डालेंगे बच्चों। ओह शिट। अब जो हमारी आर्टरी है बच्चों, उसके अंदर तो क्या नेचुरली हिपेरिन है हमारी बॉडी के अंदर, बट जब हमने इसे सेलोफोन ट्यूब के अंदर डाला तो इसके अंदर हिपेरिन नहीं है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हिपेरिन मिला देंगे जिससे कि क्या हो, ये ब्लड क्लॉट ना हो। तो आर्टिफिशियल किडनी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड बना रहता है, यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसका जो हम बोल सकते हैं कंपोजिशन होता है वो सेम प्लाज्मा के जैसा होता है, प्लाज्मा। बट यहाँ पे क्या होता है, विदाउट प्लाज्मा, बट यहाँ पे क्या नहीं होता, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, नाइट्रोजनस वेस्ट, यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। और जो हमारी सेलोफिन ट्यूब के अंदर ब्लड है उसके अंदर क्या नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट है नहीं, अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो जाएगा सॉरी, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो जाएगा, इस सेलोफिन ट्यूब से बाहर आ जाएगा। अभी हमारा ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। इस ब्लड को प्योर हो गया तो इसको लेके हम वेन में डाल लेते हैं और क्या मिला देंगे, एंटी हिपेरिन मिला देंगे, एंटी हिपेरिन। क्योंकि हिपेरिन हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है, नेचुरली है, तो हमें हिपेरिन बाहर से डालने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर एंटी हिपेरिन मिला दिया और वेन के अंदर डाल दिया और वापस से ये ब्लड क्या हो गया, साफ हो गया। थोड़ा टाइम के बाद में हमें ये प्रोसेस करनी पड़ती है, इसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस। और क्या आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू करते हैं। अब देखो पढ़ लो, ये नहीं बच्चों, ये यूरेमिया तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, ब्लड के अंदर यूरिया का डिपोजिशन और एक्यूमुलेशन क्या कहते हैं, यूरेमिया कहलाता है। अब देखो हीमोडायलिसिस क्या होता है, देखो ये देखो, इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस से हम क्या करेंगे, यूरिया को बाहर निकालेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलिसिस यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलिसिस यूनिट आफ्टर एडिंग एंटीकोगुलेंट हिपेरिन। एंटीकोगुलेंट लाइक हिपेरिन डाल के क्या करते हैं, हम उसके अंदर मिला देते हैं। द यूनिट कंटेन्स ए कोइल्ड सेलोफोन ट्यूब। जो आर्टिफिशियल किडनी बनाई थी उसके अंदर क्या होती है, ऐसे कोइल्ड सेलोफोन ट्यूब होती है, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था। सराउंडेड बाय ए लिक्विड, फ्लूइड होगा जिसे क्या बोलेंगे, डायलाइसिंग फ्लूइड बोलेंगे। हैविंग सेम, इसके पास में क्या होगा, हैविंग सेम इसका कंपोजिशन प्लाज्मा के जैसा होगा, बस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। हैविंग सेम कंपोजिशन एज दैट द प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट बोल दो या फिर एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट बोल दो। द पोर सेलोफोन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउज द पासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन रेट। अब सेलोफोन ट्यूब के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर तो नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत जाता है, और बाहर जो हमारी आर्टिफिशियल किडनी जो डायलिसिस फ्लूइड है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे ज़्यादा है तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे। एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलिसिंग फ्लूइड दी सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट, और ये फ्रीली मूव आउट हो जाती है बाय क्लियरिंग द ब्लड, जिससे कि अगर हमारा जो सेलोफिन ट्यूब के अंदर ब्लड है वो साफ हो जाएगा। द क्लियर ब्लड इज पंप बैक टू द बैक थ्रो बॉडी थ्रो ए वेन आफ्टर एंडिंग एंटी हिपेरिन। एंटी हिपेरिन क्यों मिला, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी हिपेरिन है, तो हमें बाहर से हिपेरिन डालने की जरूरत नहीं, हमने एंटी हिपेरिन मिला के उसको वेन के थ्रू क्या कर दिया, बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। दिस मेथड इज ए बून फॉर थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। 1000 ऑफ यूरिन पेशेंट के लिए क्या बून एक वरदान है यूरेमिक पेशेंट्स के लिए वर्ल्ड के अंदर। ठीक है मैम, आई होप ये हीमोडायलिसिस समझ में आ गया होगा। वापस मैं एक बार लास्ट में रिवाइज कर दूंगी। ठीक है, सेकंड डिजीज देखो, एक यूरेमिया पढ़ लिया, देन उसके बाद में उसका हीमोडायलिसिस का पूरा पढ़ लिया पैराग्राफ, कैसे होगा हीमोडायलिसिस प्रोसेस करती है। देन देखो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, किडनी फेलियर। रीनल वर्ड किसके लिए आता है, जो किडनी के लिए आता है। अगर हमें अल्टीमेट मेथड चाहिए करेक्शन करने के लिए, किडनी अगर फेल होगी हमारी, उसका अल्टीमेट मेथड क्या है बच्चों, किडनी को ट्रांसप्लांट कर दो। ए फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ए डोनर।
preferably a close relative to minimize its chances of rejection by the immune system of the host. हम क्या करते हैं, किसी क्लोज रिलेटिव की क्या लेते हैं, किडनी लेते हैं, जिसकी फंक्शन किडनी होनी चाहिए। क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर होस्ट की जो बॉडी है जिसके अंदर हम किडनी ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी बॉडी उसका इम्यून सिस्टम क्या ना करती है, उसे रिजेक्ट ना करते, इसलिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एकदम क्लोज रिलेटिव की लेते हैं, किडनी लेते हैं। और इसको रिजेक्ट करता कौन है बच्चों, हमारी जो टी लिम्फोसाइट होती है ना, हमारी बॉडी की टी लिम्फोसाइट होती है, वो इसे रिजेक्ट करती है। ग्राफ्टिंग को, बॉडी के पार्ट्स की ग्राफ्टिंग को रिजेक्ट करने का काम किसका है बच्चों, टी लिम्फोसाइट का, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का है, CMI का है। ये बात हम पढ़ेंगे हेल्थ वाले चैप्टर में, जो आपका 12th क्लास का चैप्टर आप यहाँ पे लिख सकते हो। जो हमारी बॉडी का CMI होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। इम्यून सिस्टम बोले ना, तो इम्यून सिस्टम में भी कौन सा, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये क्या करती है बच्चों, हमारे जो ग्राफ्टिंग है उसके रिजेक्शन के लिए, ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट करने का जो रिजेक्शन होता है, वो काम कौन सी इम्यूनिटी का होता है, CMI का होता है। ये अगर इसे रिजेक्ट ना करते, इसलिए कहते हैं क्लोज से क्लोज रिलेटिव की कहते हैं, हम किडनी लेते हैं, इसको ट्रांसफर करेंगे और इसका अल्टीमेट मेथड है। ठीक है मैम। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। अब हमारे पास इतनी टेक्निक आ गई कि हम क्या कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट ऑर्डर है रीनल कैलकुलाई। रीनल वर्ड किस लिए, किडनी के लिए आएगा। स्टोन और इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टल सोर्स लाइक ऑक्सेलेट फॉर्म्ड विद किडनी। किडनी के लिए पथरी नहीं होती, हम बोल देते हैं हमारी किडनी में पथरी हुई, तो इनसोल्यूबल मास होता है, वो सोल्यूबल नहीं होता, और स्टोन होते हैं, किसके बने होते हैं, ऑक्जेलेट के बने होते हैं, किडनी के अंदर जमा हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं रीनल कैलकुलाई, किडनी स्टोन। रीनल कैलकुलाई इसका फैंसी नाम है, और किडनी स्टोन हम हमारी आम भाषा में बोल देते हैं। लास्ट में आ गया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखो मैंने आपको कहीं भी बताया, आइटिस वर्ड कहीं पे भी आ जाए, तो ये आइटिस वर्ड पूरी बायो में किसके लिए आता है, इन्फ्लामेशन के लिए आता है। इन्फ्लामेशन, जैसे हमने सुना होगा ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ। आइटिस वर्ड बायो में कहीं पे भी आ जाए तो किसके लिए आता है बच्चों, सूजन के लिए आता है, इन्फ्लामेशन के लिए आता है, जैसे ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन इन ब्रोंक्यूल्स। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस वर्ड लगे किसमें, आइटिस वर्ड लगे ग्लोमेरुलो, तो मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। किडनी की जो ग्लोमेरुलाई है उसमें क्या होना, इन्फ्लामेशन आना, क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हमने बच्चों यहाँ पे डिजीज भी कंप्लीट कर ली। अब हमारा रहता है समरी। समरी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। समरी और एक्सरसाइज हमें पता, हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं हमेशा से। हम ऐसे ही 2-3 चैप्टर हमने ऐसे ही पढ़े, हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ये प्रोसीजर रहने वाला, फटाफट से इसको रिवाइज करो। देखो आंखें बंद करके मेरे साथ में बोलेंगे, मैम हमने स्टार्ट किया डिसऑर्डर को पढ़ना। जैसे हमने डिसऑर्डर को पढ़ना स्टार्ट किया तो एनसीईआरटी ने सबसे पहले ये लिखा, किडनी की माल फंक्शनिंग होने की वजह से हमारे ब्लड के अंदर बच्चों यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है, उससे बोलते हैं बच्चों यूरेमिया। और ये यूरेमिया हमारी किडनी के फंक्शन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। हम क्या कर सकते हैं, हीमोडायलिसिस करवा सकते हैं। हीमोडायलिसिस में बच्चों क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी होती है, आर्टिफिशियल किडनी होती है। आर्टिफिशियल किडनी के अंदर बच्चों क्या होती है, ट्यूब होती है, कोई ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं सेलोफोन ट्यूब। इस सेलोफोन ट्यूब के अंदर हम हमारी बॉडी से एक आर्टिस से ब्लड लेके उसके अंदर हिपेरिन मिला के उसके क्या करते हैं, इस ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, सेलोफोन ट्यूब के अंदर। और आर्टिफिशियल किडनी में सेलोफोन ट्यूब के अराउंड क्या होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोनेंट और प्लाज्मा का कंपोनेंट सेम होता है, किसको छोड़ के, नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के। हमारा जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। और हमारा जो सेलोफोन ट्यूब के अंदर ब्लड है, जिसके अंदर हमने हिपेरिन मिला के डाला है, इसके अंदर बॉडी से आर्टरी से बाहर निकाल के इसके अंदर बच्चों भर भर के नाइट्रोजनस फ्लूइड होगा, क्योंकि हमारी किडनी काम ही नहीं करी, इसी को तो बाहर निकालना है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। बाहर डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट है नहीं, और हमारे ब्लड के अंदर सेलोफोन ट्यूब के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट सेलोफोन ट्यूब से बाहर आ जाता है डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर। तो हमारा ब्लड क्या गया, प्योर हो गया। इसके अंदर हम एंटी हिपेरिन डाल के, क्योंकि हिपेरिन हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी है, तो इसमें एंटी हिपेरिन डाल के वेन के अंदर डाल देते हैं हम, तो बॉडी के अंदर डालती है इसे, तो इससे हमारा ब्लड प्योर हो गया। तो ये कंडीशन हम बार बार दोहराते हैं। और ये कंडीशन क्या है, बून है, एक वरदान है 1000 लोगों के लिए जो क्या कर रहे हैं, इस यूरेमिक जो पेशेंट है, इस यूरेमिया से बीमारी से परेशान हुए हैं। उसके बाद में एक अल्टीमेट मेथड आता है हमारे पास में, किडनी का ट्रांसप्लांट करना। किडनी का ट्रांसप्लांट हम करते हैं क्लोज रिलेटिव के साथ में, क्यों, क्योंकि हमारी इम्यून बॉडी जो होती है, होस्ट की इम्यून सिस्टम जो होता है, CMI जो होती है, वो क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है दूसरे की किडनी को। ठीक है। और आज के टाइम में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि हम क्या कर सकते हैं, इसकी सक्सेस रेट ज़्यादा है, हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं किडनी को। देन हमने एक डिसऑर्डर पढ़ा था, रेनल कैलकुलाई, जिसे हम किडनी स्टोन बोलते हैं आम भाषा में। ये इनसोल्यूबल मास होता है या फिर स्टोन होता है, किडनी के अंदर जमा हो जाता है। किसका बना होता है ये बना होता है ऑक्सेलेट का। देन हमने पढ़ा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोआइटिस लगे हमें सूचना है, ग्लोमेरुलो में आइटिस लगा तो ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी में क्या आ जाती है, सूचना आती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मिचुरेशन समझ में आ गया। अदर रोल ऑफ किडनी का वो एक्सक्रीशन में समझ में आ गया। अदर ऑर्गन का रोल क्या था, 200 मिलीलीटर पर डे ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है,
स्वेट में 4 चीज़ होगी, NaCl होगा, वाटर होगा, और क्या लैक्टिक एसिड होगा, सम अमाउंट में यूरिया होगा, और मेन फंक्शन क्या है, बॉडी को कूल करना। सीबेशियस जो होता है, सीबम जो होता है, उसमें 3 चीज़ ध्यान रखनी है, क्या होगा, स्टीरोल्स होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, वैक्सीज होगा। वहीं पे वो जो बाइल होता है उसमें 4-6 चीज़ ध्यान रखनी है, बिलीरुबिन आ जाएगा, बिलीवर्डिन आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, डिग्रेड स्टीरॉयड हार्मोन्स आ जाएंगे, विटामिन आ जाएगा, ड्रग्स आ जाएगा, और पोटी के सुगर कर देते हैं, उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो आई होप ये लास्ट के जो 2-3 पेज हमने एनसीईआरटी के पढ़े, सीसी मैकेनिज्म पढ़ी, कोई भी आपको डाउट रेगुलेशन में, कोई भी पूरे चैप्टर में डाउट नहीं होगा। बच्चों अच्छे से पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। ऐसे कर करके हम पूरे चैप्टर एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को हमारी मुट्ठी में करेंगे, हर एक लाइन को हमारी मुट्ठी के अंदर करेंगे। थैंक यू आप सभी का, मुझे टाइम देने के लिए, मेरे लेक्चर को देखने के लिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो हमेशा। ठीक है, थैंक यू।